सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, न्यूरोलॉजिकल संबंधी बीमारियां हैं, जब आपके पास कोई केस ऐसा आता है, तो आप कैसे उस पैटर्न को डायग्नोस करते हैं? इस तरह के केसेस को समझने के लिए 3 लेयर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रेगनेंसी हिस्ट्री, दूसरा बर्थ टाइमिंग और तीसरा ये सिर्फ बच्चों को ठीक करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बच्चों को सेल्फ डिपेंड करना भी मेरा एक उद्देश्य है। क्या ऐसी सावधानियां हैं, क्या ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो शायद इस तरह के केस अगर आपके घर में है तो आपको नहीं करने चाहिए? बहुत बार बच्चे मोबाइल फ़ोन में रहते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि बच्चा एक अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेता है। उसमें वो अपने इल्यूज़न लेवल पे जो चीज़ें समझता है, वो हमारे सराउंडिंग में उन चीज़ों को कुछ नहीं समझता। ये जो स्पिरिचुअल लाइफ है हमारी, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप मानते हैं? जो हमारी सोल है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन हमेशा बना का बना रहता है। बस ये हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए यूनिवर्स से। कितना परसेंट रोल दवाओं का है और कितना परसेंट रोल जो है वो सिर्फ बिहेवियर का या साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे ब्रेन को ट्रीट करने का है? हम हमेशा सोचते हैं कि माँ जो खाती है, माँ को जो दिया जाता है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है, बल्कि माँ की जो थॉट प्रोसेस में रहता है उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को किस तरह से दूर किया जाए? थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिल रही है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। नमस्कार, स्वागत है आपका दी राहुल तिवारी पॉडकास्ट में। और आज हमारे गेस्ट हैं एक ऐसे डॉक्टर जो स्पेशल चाइल्ड, ऐसे बच्चे जो समाज का ही हिस्सा हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के चलते समाज से दरकिनार कर दिए जाते हैं। समाज द्वारा उन्हें मुख्य धारा से अलग समझा जाता है और कहीं ना कहीं इस तिरस्कार के चलते, इस उपेक्षा के चलते ये बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझ लेते हैं और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्रॉमा भी बन जाता है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक दुबे, जो डायरेक्टर हैं दुबे हॉस्पिटल इंदौर के, साथ ही साथ चेयरमैन हैं डॉक्टर कमल दुबे वेलफेयर एसोसिएशन के। और आप बीते 2 दशकों से लगातार जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो डाउन सिंड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी या डेवलपमेंटल डिले का शिकार होते हैं, ऐसे बच्चों के ऊपर अपनी चिकित्सकीय विधा, अपने अनुभव, अपने ज्ञान और अपनी अलग प्रैक्टिस के जरिए देश और दुनिया में एक अलग पहचान कायम कर रहे हैं। अब तक लाखों बच्चों को डायग्नोस करने के बाद, हजारों बच्चों को ट्रीट करने के बाद, किस तरह से इस पूरी बीमारी और इस पूरे सिनेरियो को उन्होंने समझा है, ये जानने की कोशिश आज के पॉडकास्ट में हमारी रहेगी। अगर आपके घरों में, आपके परिचय में या आपके किसी मिलने वाले रिश्तेदार के आसपास भी इस तरह के बच्चे हैं, या अपने परिवार में ही आप इस तरह के बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो किस तरह से उन्हें ठीक किया जा सकता है, ये जानने के लिए आज का पॉडकास्ट कई मायनों में आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो अंत तक इस पॉडकास्ट को बहुत गंभीरता से, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है डॉक्टर दीपक दुबे कुछ ऐसे सवालों के जवाब हमें दे जाएं जो शायद हम सालों से खोजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उन तक नहीं पहुंच पाए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। और सबसे पहले बस यही मैं जानना चाहूँगा कि हमने जब आपका परिचय देखा, सुना और आपके काम के बारे में जाना, तो बड़ा मुझे ये जिज्ञासा हुई कि डॉक्टरी में क्या होता है, चिकित्सा की फील्ड में, कि लोग अलग-अलग तरह की बीमारी पे काम करते हैं। लेकिन आपका ख़ासकर इस तरह के डेवलपमेंटल जो परेशानियाँ हैं, बीमारियाँ हैं और बच्चे ख़ासकर जो उसको सहन करते हैं, इस दिशा में कदम कैसे बढ़ा? यहाँ आने का इंटरेस्ट कैसे जागा? एक्चुअल मेरे परिचित में भी बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे थे जो इस परेशानी को लेके काफ़ी सफ़र कर रहे थे। इसमें बच्चे तो परेशान होते हैं, उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स बहुत सफ़र करते हैं, बिल्कुल। क्योंकि इस तरह बच्चों को मैनेज करना, उनको सिखाना, ये उनके लिए टास्क होता है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरे आस-पास मेरे को देखने को मिली। धीरे-धीरे मैंने कहीं शुरुआत करी, 1 बच्चे में, 2 बच्चे में, तो इनमें मुझे इम्प्रूवमेंट देखने को मिला और फिर मैंने इनिशिएटिव इसको लिया ताकि और भी बच्चों को मैं इस चीज़ों को लेके समझा सकूँ, सिखा सकूँ। बिल्कुल। एक आपका कोट है, एक आपका वाक्य ये है कि दवा से ज़्यादा जो है हमारा जो इनर सिस्टम है, वो बीमारियों में काम करता है। ये बहुत रोचक और बहुत अच्छी बात है। थोड़ा-सा मैं चाहूँगा कि इस बारे में और डिटेल में आप डिस्क्राइब करें। हमारी गलतफ़हमी हमेशा ये होती है कि हम बॉडी को अलग सिस्टम समझते हैं और माइंड को अलग सिस्टम समझते हैं। बिल्कुल। बट एक्चुअल ये एक डायनामिक सर्किट है जिसमें सोल, माइंड और बॉडी तीनों अरेंज रहते हैं। सोल एक एनर्जी होती है जो माइंड उसको डाइवर्ट करता है और बॉडी से वो एक्सप्रेस होती है। तो बहुत बार जैसे मैंने मेरी प्रैक्टिस में भी देखा है कि जहाँ थॉट प्रोसेस अगर सही नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, किसी भी इमोशंस के लेवल पे इनबैलेंस चल रहा है,
तो उन केसेस में ये तकलीफ़ें ज़्यादा देखने को मिली है। बिल्कुल। और सबकॉन्शियस लेवल पे कहीं न कहीं पूरी ज़िंदगी व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। वो जी, बाहरी हिस्से में दवा देकर उसको शायद ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन जी, भीतर से हम उसको नहीं समझ नहीं पाते। समझ पाते हैं। एक इसमें सर लैक ऑफ अवेयरनेस जो है, वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। मैंने ये चीज़ निजी तौर पे महसूस की है कि समाज में जब भी घर में कोई एक्सेप्शनल केस होता है, चाहे वो बच्चे का हो, बड़े का हो, बुज़ुर्ग का हो, तो समाज उससे डील करने की बजाय, उसको ठीक करने की बजाय, कहीं न कहीं कोई न कोई बहाना देने की कोशिश करता है। स्पेशल चाइल्ड के केस में हम देखते हैं कि माँ-बाप बहुत हल्के में कह देते हैं कि यार ये तो ऐसे ही रहेगा, हम दूसरा बच्चा पैदा कर लेते हैं, या ये तो पागल है। समाज वाले लोग इस तरह के बच्चे जब कहीं बच्चों के ग्रुप में होते हैं तो उन पर हँसते हैं, तिरस्कार उनका करते हैं। कितनी ज़रूरत है समाज को अपना नज़रिया बदलने की और इस क्षेत्र में और जागरूकता लाने की? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कभी-कभी किसी पेरेंट्स का अगर फर्स्ट चाइल्ड हुआ, तो उन्हें इस चीज़ का अनुभव ही नहीं होता है कि बच्चे का डेवलपमेंट एक्चुअल कैसे आने चाहिए। एक हमने देखा होगा कि 3 मंथ से बच्चा बैठना सीखना चाहिए, उसकी स्क्रॉलिंग आनी चाहिए, धीरे-धीरे एज वाइज़ उसमें डेवलपमेंट आनी चाहिए। 1 साल का बच्चा चलना चाहिए, बैठना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट अगर मान लो मदर-फादर को नहीं पता होंगे, तो वो इस चीज़ को डायग्नोज़ करने में हमेशा लेट रहेंगे कि वो बच्चा उनका ग्रोथ कर रहा है, नहीं कर रहा है। बहुत बार उनके आस-पास में या फिर उन्हीं का अनुभव इस चीज़ का होता है कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने हमें बताया है कि ये बच्चा मैं भी लेट चलना सीखा हूँ, मैं भी लेट बोलना सीखा हूँ, तो मेरे बच्चे भी लेट सीखेंगे। और बहुत बार इस तरह के बच्चों को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए, ना कि उनके ऊपर कोई भी कमेंट या उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। जैसे उनके इनर सिस्टम को समझा जाएगा, वैसे-वैसे उनके डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगे और गहरे अनुभव देखने को मिलेंगे हमें। बिल्कुल। अच्छा, ये कैसे बेसिक एक कोई ऐसा क्या फ्रेमवर्क है कि इस एज में बच्चा जो है चलेगा, इस एज में बोलेगा, इस एज में इस तरह की बुद्धि जो है उसमें विकसित होगी, ताकि माँ-बाप को समझने में आसानी हो आपके अनुभव के हिसाब से? ये इस प्रोसेस को हम माइलस्टोन डेवलपमेंट बोलते हैं। ये एज वाइज़ चीज़ों में होता है। जैसे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे डायरेक्ट तो आपको मिल जाएगा कि माइलस्टोन के नाम से सर्च करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि 1-2 मंथ में बच्चे ने क्या ग्रोथ करनी चाहिए, चौथे मंथ में क्या ग ग्रोथ करनी चाहिए, 1 साल में क्या ग्रोथ करनी चाहिए। ये हल्का-फुल्का वेरिएशन ऊपर-नीचे हो सकता है, पर एक बहुत ज़्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1 साल में जो बच्चा सीखना चाहिए, वो ना सीख के 1.5 साल में सीख रहा है या 2 साल में सीख रहा है। तो इसको हम माइलस्टोन डिले बोलेंगे या डेवलपमेंट अरेस्ट भी बोलेंगे। ओके। अ, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, इस तरह की जितनी भी बीमारियाँ हैं, न्यूरोलॉजिकल संबंधी बीमारियाँ हैं, जब आपके पास कोई केस ऐसा आता है, तो आप कैसे उस पैटर्न को डायग्नोज़ करते हैं और आप कैसे-कैसे उस पूरे केस को समझने की कोशिश करते हैं? सबसे पहले इस तरह के केसेस को समझने के लिए 3 लेयर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रेगनेंसी हिस्ट्री, दूसरा बर्थ टाइमिंग और तीसरा कि बच्चे की ग्रोथ कहाँ रुक गई है। प्रेगनेंसी हिस्ट्री में हम मैं ये ट्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि कोई भी साइकोलॉजिकल इंजरी मदर को रही हो, कोई भी बड़ा शॉक मदर को रहा हो या किसी प्रकार का स्ट्रेस लगातार रहा हो, तो उस स्ट्रेस के का इम्पैक्ट पड़ता है ब्रेन के ऊपर, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर का इफ़ेक्ट पड़ता है बॉडी के ऊपर। हम हमेशा सोचते हैं कि माँ जो खाती है, माँ को जो दिया जाता है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। बल्कि माँ की जो थॉट प्रोसेस में रहता है, उसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बिल्कुल। पड़ता है। मतलब माँ का सोचना भी कहीं न कहीं पूरे बच्चे का जो जीवन है, हाँ, उसको प्रभावित कर हाँ सकता और है। सेकंड परेशानी बर्थ में जब भी कभी डिले होता है, अगर डिलीवरी के टाइम में डिले हो रहा है, उस प्रोसीजर में समय लग रहा है, तो न्यूरोलॉजिकल इंजरी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी होना, सीपी चाइल्ड या माइलस्टोन डिले होना या दूसरी तरह के जो ब्रेन इंजरी है, जिसमें बच्चे को हाइपॉक्सिक इंजरी होके डेवलपमेंट अरेस्टेड होते हैं। तीसरी परेशानी जो हम मोस्ट ऑफ दी ऑटिस्टिक बच्चों में देखने को मिलते हैं, तो उसमें कैसा होता है कि बच्चे का एक लिमिट तक डेवलपमेंट तो नॉर्मल होता है, उसके बाद जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, वैसी ग्रोथ नहीं होते हुए स्लो होती है या बिल्कुल रिपिटेशन बिहेवियर में चले जाता है या आगे डेवलपमेंट आती ही नहीं है। अच्छा, क्या इसका कोई रीजन वाइज़ भी फ़र्क पड़ता है कि चूँकि हम एशियन रीजन में रह रहे हैं, तो यहाँ इस तरह के मामले ज़्यादा आएँगे, कम आएँगे, या कोई दूसरी तरफ कहीं रह रहा है, किसी दूसरे कॉन्टिनेंटल में है, या पूरी दुनिया में लगभग सेम ही इसका पैटर्न आपको नज़र आता है?
मेरे क्लिनिकल अनुभव से तो मैंने आज तक ये देखा है कि जितना ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल का इम्पैक्ट पड़ता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, माँ जो सोचती है और इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट पड़ता है, उसका क्षेत्र वाइज इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि इस क्षेत्र में नहीं होगा या उस क्षेत्र में नहीं होगा। आज के समय में हम देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनको भी ये परेशानियाँ सफ़र कर रहे हैं। जब आपके पास इस तरह के बच्चे आते हैं, तो जो कोर पैटर्न है, वो कौन-सा चल रहा है? ये कैसे पता चलता है? और फिर जो आगे प्रोसेस है, उसमें किस-किस तरह से आप उनको आगे काउंसलिंग करते हैं, ट्रीट करते हैं थोड़ा-सा? मोस्टली अगर सेरेब्रल पाल्सी वाले केसेस होते हैं तो हम उसमें 2 तरह की चीज़ें हम मोस्टली ट्रेस करने की कोशिश करते हैं कि इज़ इट एनी फ़ियर? फ़ियर में कैसा होता है कि सीपी चाइल्ड स्पास्टिक होता है, हाथों की पूरी घड़ी हो जाती है, हुँ, हुँ। कड़कपन आता है। तो स्पास्टिक हमेशा जब भी होगा जब प्रोटेक्शन वाला लेयर चलेगा, मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कहीं न कहीं बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे फ़ियर वाला टाइटल रेगुलरली रिलीज हो रहा है या फियर कंटिन्यूअसली किसी फियर में है, इसके कारण इस तरह का जो बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट अरेस्टेड हो गया या स्लो हो गया। या ऑटिस्टिक बच्चे में अगर हम देखें तो विथ ब्रेन इंजुरी और विदाउट ब्रेन इंजुरी दोनों तरह से होता है। विद ब्रेन इंजुरी में अगर ब्रेन का कोई पार्ट नहीं बना है तो उसमें उसके बाद डेवलपमेंट आने में बहुत स्लो हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं। विदाउट ब्रेन इंजरी में बच्चे के डेवलपमेंट तो आते हैं, पर उनकी जो सोशल और एनवायरमेंटल एक्टिविटीज़ है, वो बहुत स्लो हो जाती है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं। बहुत बार बच्चे मोबाइल फ़ोन में रहते हैं समझिए, तो उसमें कैसा होता है कि बच्चा एक अपनी ही एक दुनिया क्रिएट कर लेता है। उसमें वो अपने इल्यूज़न लेवल पे जो चीज़ें समझता है, वो हमारे सराउंडिंग में उन चीज़ों को कुछ नहीं समझता है। या बच्चा बहुत ज़्यादा आइसोलेशन वाली स्थिति में रहता है कि वो खुद सेल्फ में ही बिज़ी है, सेल्फ में ही खेल रहा है, तब भी इस तरह से जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उसके बहुत स्लो हो जाते हैं। तो बहुत सारा इमोशनल लेवल जब भी कभी गड़बड़ होता है, बिफ़ोर बर्थ या आफ्टर बर्थ, ये हमेशा ब्रेन के लेवल के या ब्रेन के सर्किट के डेवलपमेंट में हमेशा परेशानी देता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक चीज़ और देखने में आती है कि अभी हम जिस जनरेशन में रह रहे हैं और आज का जो दौर है, यहाँ पर एक तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ ज़्यादा हैं, दूसरा सोशल मीडिया डायलेमा जो है इसने कहीं न कहीं क्या किया है कि अब बच्चा भी टैब पे अपने प्रोग्राम देखता रहता है, माँ अपनी रील्स में लगी है, पिताजी अपने ऑफ़िस वर्क में या कहीं किसी दूसरे काम में लगे हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो लोनलीनेस बढ़ेगी परिवारों के बीच, उससे इस तरह के केसेज़ एक पैंडेमिक के तौर पर और निकल के आएँगे समाज में बाहर? आप इसको कोविड के बाद से आप ये समझिएगा, आइसोलेशन वाले केसेस बहुत रहे हैं ड्यूरिंग कोविड। उस पीरियड में जितने भी ज़्यादातर केसेस देखने को मिले मुझे, ज़्यादातर जितने भी डेवलपमेंट अरेस्टेड आए हैं या बोले हम ऑटिस्टिक बच्चे जितने भी हुए हैं मोस्ट ऑफ दी, उनकी अगर केस हिस्ट्री अगर देखी जाए तो उनमें यही रहा है कि उनको आइसोलेशन में रहना पड़ा। बच्चों को कोई खेलने वाला नहीं था, कोई आसपास की सोशल एक्टिविटी या एनवायरनमेंट उनको नहीं मिला, तो उनमें डेवलपमेंट वैसे मिले ही नहीं। वो समझे ही नहीं कि बाहर का वातावरण क्या है क्या नहीं। वो जस्ट उनके इनर वर्ल्ड में ही रहे, जो इनर वर्ल्ड उनको मोबाइल की तरह सीखने को मिला या हुँ। जो हम बोलें कि मल्टीमीडिया के थ्रू उनको सीखने को मिला, तो उन्होंने एक इमेजिनेशन क्रिएट कर ली, एक फैंसीज़ वर्ल्ड उन्होंने क्रिएट कर लिया कि बस यही सब कुछ दुनिया है और कुछ भी नहीं। और ब्रेन हमारा ऐसा है, उसको जैसा सिग्नल राइट। मिलेगा वैसे बॉडी एक्टिविटी और रिएक्शंस देखने को मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा, मदर की भूमिका की आपने बात की कि माँ का रोल डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा हद तक। तो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी या हम कहें कि जहाँ से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, एक मदर को किस तरह से अपने न्यूरो पैटर्न्स पे ध्यान देना चाहिए? कैसे एक माँ कॉन्शियसली उस समय इन चीज़ों को करे जिससे कि इस तरह की चीज़ें होने के चांसेस कम हो जाएँ? ये थोड़ा-सा मैं आपसे जानना चाहूँगा। मोस्टली मैं ये बताना चाहूँगा कि माँ बच्चे की टीचर है। एक्सटर्नल टीचर तो ठीक है, इंटरनल टीचर भी है। बिल्कुल। इंटरनल टीचर को अगर हम समझने की कोशिश करें तो माँ हर किसी के लाइफ में इंजरी, शॉक, मेंटल शॉक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हो सकते हैं या कभी भी हो सकते हैं। बट कैसा है कि माँ उस चीज़ को थॉट प्रोसेस में अगर रेगुलरली अगर अपडेट करती रहेगी, तो वो एक तरह का सिग्नल रहेगा बच्चे के डेवलपमेंट में। क्योंकि बच्चे को नहीं पता है कि उसको क्या रिसीव करना है और क्या रिसीव नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है शौक के ऊपर। मदर को हमारे पुराने समय पे ज़्यादातर सिखाया जाता था कि उनको आध्यात्मिक चीज़ें पढ़नी चाहिए या अच्छी मोटिवेशनल स्टोरियाँ पढ़नी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि किसी भी इमोशंस को इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। चाहे वो फ़ियर हो, चाहे किसी भी लेवल का
कुछ भी चीज़ें उनके इमोशन लेवल पे डिस्टर्बेंस आना बच्चे में परेशानी ला सकता है। अच्छा, चूँकि केस थोड़ा-सा जो है नॉर्मल केसेस से अलग होता है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो क्या है कि ठीक है, हमने डायग्नोज़ किया, जाँच करी, टेस्ट लगाए, एक्स-रे लिया और हमने इलाज करना शुरू किया। मगर आपकी बीमारी भी स्पेशल है, केस भी स्पेशल है, तो ज़ाहिर-सी बात है वे ऑफ ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग रहता होगा। कैसे उस हीलिंग पैटर्न को डिसाइड करते हैं आप? कितना वो समय लेता है? और क्या-क्या प्रोसेस, मतलब कितनी सेटिंग्स आपको करना पड़ती होगी ऐसे परिवारों के साथ? ये कितना ज़्यादा मतलब समय लेता है पूरी चीज़ में? जब भी फर्स्ट बार बच्चा हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले मदर फादर की रिलेशन को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। हम ये सर्च करने की कोशिश करते हैं कि मदर फादर का रिलेशन कैसा कैसा रहा, स्टार्टिंग से कैसा रहा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या रहा, और फैमिली में क्या किसी प्रकार के कोई क्राइसिस चल रहे थे, किसी भी लेवल का इशू, या तो होता है ना फैमिली में बहुत बार दो रिलेशन प्रॉपर नहीं होते, या तो सास से नहीं बन रही है, बिल्कुल। या कहीं कोई घर में और भी है वहाँ नहीं बन रहा है, तो कोई भी इमोशनली लेवल पे कहीं भी डिस्टर्बेंस रहा, किसी प्रकार का कोई एंगर सप्रेस रहा, किसी प्रकार का कोई जलस वाला लेवल रहा, कोई भी इमोशनल लेवल अगर लॉन्ग टाइम तक अगर मान लो सप्रेस रहा, तो वो हम उसको बर्थ इंजुरी मानते हैं। हुँ। बर्थ इंजरी मान के और बच्चे के सिम्पटम्स को भी मैच करते हैं, और दोनों ही चीज़ों को मैच करके हम एक मेडिसिन डिसाइड करते हैं, और उस मेडिसिन का काम होता है कि जहाँ से डेवलपमेंट रुक गया है उसको रीस्टार्ट करती है। क्या मतलब जहाँ तक मैं आपका काम देख पाया, समझ पाया, मैंने ये देखने की कोशिश की है कि आप साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हील कर रहे हैं लोगों को। मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो पद्धतियाँ हैं उसका भी इस्तेमाल करते हैं और आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है, आपने जो अपना एक अलग इसमें निर्धारित किया हुआ पैटर्न है, उसके थ्रू भी आप डिसाइड करते हैं। कितना परसेंट रोल दवाओं का है और कितना परसेंट रोल जो है वो सिर्फ़ बिहेवियर का या साइकोलॉजिकल लेवल पे हमारे ब्रेन को ट्रीट करने का है, इस पूरी चीज़ में? हमारे अध्यात्म में भी बहुत बार बोला गया है कि हमारे ब्रेन में वो हीलिंग पावर है कि अगर हम किसी को ये पता चले कि ये चीज़ें ठीक हो सकती है, तो वो डैम श्योर ठीक हो सकती है। बिल्कुल। और जिस पद्धति से मैं ट्रीटमेंट करने की कोशिश करता हूँ स्पेशल बच्चों की, उसमें भी वो जस्ट सोल और एनर्जी को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे ही एनर्जी का डायरेक्शन करेक्ट हो जाता है, माइंड का डेवलपमेंट बढ़ता है, और बॉडी पे उसके परमानेंट क्योर और डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इस तरह के जो केसेस हैं सर, आप देश भर से लोगों को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, आपसे मिलने आते हैं और जहाँ तक मैं मेरे संज्ञान में ये बात है कि निःशुल्क आप उन बच्चों के लिए अपनी सेवाएँ उपलब्ध कराते हैं। तो ये किस तरह से शुरुआत हुई और कितना बड़ा इनिशिएटिव है ये एक तरह का? ये मेरे एनजीओ कमल दो वेलफेयर एसोसिएशन का एक पार्ट है, और इसको हमने नाम दिया है होप राइज। ये कैंप हर मंथ के तीसरे रविवार को लगाते हैं। दुबे हॉस्पिटल नेमा रोड पर ही हम लगाते हैं, और होप राइज का मतलब ही है आशा जगाओ। यहाँ हम ऐसे पेरेंट्स में आशा जगा रहे हैं जिनने वाकई में होप खो दी है, या जहाँ पर उनको लग रहा है कि अब डेवलपमेंट आगे पॉसिबल नहीं है। उन्हीं बच्चों में, उन्हीं पेरेंट्स में हम होप आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ये हर मंथ के तीसरे रविवार होता है, और हम पूरा निःशुल्क चलाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ ये भी है कि आम तौर पर क्या होता है कि जब हम किसी एक विधा से परिपूर्ण होते हैं, तो हर डॉक्टर या हर बड़ा आदमी ये चाहता है कि मेरे पास लोग चल कर आएँगे और वो अपनी बीमारी मुझे अगर बताते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, तो मैं उसको ठीक कर दूँगा, सिंपल सी चीज़ है और आम तौर पे यही दुनिया में एक पैटर्न है मेडिकल में। आपके केस में थोड़ा-सा हमने एक उल्टा देखा है। हमने देखा कि आप लोगों को अपने पास बुला रहे हैं। क्या आपको वाक़ई ऐसा लगता था कि अभी भी लोगों में खुलकर बताने की जो एक बात है, वो शायद उसकी कहीं न कहीं कमी है? इस तरह के केसेज़ घर में होने के बावजूद भी माता-पिता डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाते हैं, क्योंकि आपके कैंप्स के ज़रिए, आपके अस्पताल पर हर संडे जो महीने के लास्ट वाले संडे को भीड़ पड़ती है, उसके ज़रिए मैंने ये देखने की कोशिश की है कि आप ये चाहते हैं कि माँ-बाप आप तक चल कर आएँ और ज़्यादा लोगों के थ्रू अवेयरनेस फैले ताकि वो पहुँचे। तो कैसे इसकी शुरुआत हुई और ये जो कैंप्स हैं, ये कहाँ से शुरू हुए, कब से शुरू हुए? सबसे पहले मेरे पास 2 बच्चे आते थे स्टार्ट में मेरे पास क्लिनिक पर। तो कहीं न कहीं मैं उनके पेरेंट्स का मुझ पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट था कि बोले, सर हम बहुत परेशान हैं, हर बार कुछ भी परेशानी लेके आते हैं, आप हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर देते हैं। पर ये बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, और हम इस चीज़ को लेके ट्रीटमेंट भी काफ़ी समय से करा चुके हैं। 6 साल, 7 साल की एज वाली गुड़िया को लेके आए, और ट्रीटमेंट को लेके काफ़ी परेशान थे। तो वहाँ मैंने इनिशिएटिव लिया, और मेडिसिन्स देना शुरू करी। धीरे-धीरे उसमें डेवलपमेंट देखने को मिले,
और आज उसकी दवाई बंद करे को भी मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गया। आज वो बच्ची जो बिल्कुल बोल नहीं पाती थी या कुछ चलना नहीं था, सिटिंग नहीं था, आज वो बैठ लेती है, बोल लेती है और सब चीज़ें उसमें प्रॉपर वे में देखने को मिलती हैं। जैसे एक बच्चा ठीक हुआ, उन्होंने दूसरे पेरेंट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्मेशन दी, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ने लगे। फिर मुझे ऐसा लगा कि यार ये चीज़ों को मुझे थोड़ा-सा और बच पेरेंट्स की हेल्प के लिए करना चाहिए, तो मुझे इसको एक प्रॉपर कैंप की तरह करना चाहिए। जहाँ कैंप का मेरा मेन उद्देश्य ऐसा होता है क्योंकि बहुत समय तक बच्चे या पेरेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, तो बहुत बार उनको डेवलपमेंट नहीं दिखते, तो उनको ऐसा ही लगता है कि अब आगे विकास नहीं होगा या ये बच्चे ऐसे ही रहेंगे। सो कैंप के माध्यम से ये अनुभव किया मैंने कि जब कैंप में इस तरह के बच्चे ज़्यादातर इकट्ठे होते हैं और जो बच्चे पहले से ट्रीटमेंट ले रहे हैं कैंप में, उनमें डेवलपमेंट आता है, तो दूसरे नए पेरेंट्स को उस चीज़ की होप बढ़ती है कि नहीं, इनके बच्चे में रिलीफ है, मेरे बच्चे में भी कहीं न कहीं रिलीफ होगा। सो उस थॉट प्रोसेस के थ्रू मैंने सोचा कि जब इस तरह के पेरेंट्स या इस तरह के बच्चे एक साथ बात करेंगे, एक-दूसरे को समझेंगे, तब उनको समझ में आने लगा कि नहीं, ये हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं और कहीं न कहीं हमारे बच्चे में डेवलपमेंट हमको देखने को मिलेगा। और इस चीज़ का मुझे फ़ायदा भी मिला है। इससे जो पेरेंट्स का ट्रीटमेंट देने का जो समय है वो बढ़ा है। बहुत बार बीच-बीच में ऐसा भी होता था, पहले भी मैंने कुछ बच्चे देखे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता था कि 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू उन्होंने किया ट्रीटमेंट, फिर उन्होंने स्टॉप कर दिया। तो उसमें कुछ डेवलपमेंट आते हैं, कुछ स्लो हो जाते हैं। फिर ग्रोथ वहीं रह वापस ग्रोथ ज़ीरो पे आती है या जीर आगे नहीं, रहता है? जितना बच्चे ने डेवलप कर लिया है, उतना तो रहता है, स्टिल ग्रेट। रहता है उतना। फिर बाकी आगे की प्रोसेस को लेके उनको ऐसा लगता है कि अब पता नहीं, अब आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, जितना होना था उतना हो गया, अब हम ये ट्राई करें, वो ट्राई करें हुँ, हुँ। इसमें। बट कितना भी कुछ भी हो, इस तरह की बीमारियों में समय तो लगता है और समय से ही डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। और कैम्प के थ्रू पेरेंट्स एक-दूसरे से बात करें तो उनको समझ में आता है कि नहीं, अगर 6 महीने भी हो गए हैं, तो उस लेवल का डेवलपमेंट बच्चे में देखने को भी मिले है। एक चीज़ और आती है जिसको हम कहते हैं मृत्यु दर, मोर्टालिटी रेट। क्या जो ये बच्चे होते हैं, जो डेवलपमेंटल डिले का शिकार हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको फ़ेस कर रहे हैं, इनमें मृत्यु होने के चांसेस भी एक पर्टिकुलर एज तक ज़्यादा बनते हैं, ऐसा कुछ आपके पैटर्न में दिखाई दिया आपको? ऐसे बच्चों का जो डेथ रेशियो है, ये बोल पाना बड़ा मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर एज तक ही मतलब इनका ग्रोथ होगी। मैंने 25-25 साल, 30-30 साल तक के ऐसे बच्चे देखे हैं, जो जिनकी लाइफ स्पान मतलब इतनी रही है। ऐसा नहीं रहा कि 10 साल, 12 साल में उनके लिए मोर्टेलिटी रेट बढ़ गया या उन ऐसे बच्चे ज़्यादा चले गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है या बोल पाना कि उनकी एज कितनी रहेगी। अच्छा, हम हमेशा ये कहते हैं कि डाइट जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है किसी भी जीवन के एस्पेक्ट में, चाहे हम फिजिकली फिट होना चाहें, चाहे मेंटली फिट होना चाहें। तो क्या माताओं के लिए, खासकर उनकी गर्भावस्था के दौरान, या अगर किसी बच्चे का जन्म ऐसा हुआ है और उसको डायग्नोज हुआ है कि अब ये इस तरह की बीमारी का शिकार है, कुछ इस तरह की डाइट के थ्रू भी उनको ट्रीट किया जाता है, देने की कोशिश की जाती है? क्या खास ऐसे न्यूट्रिशंस हैं जो ऐसे बच्चों को लेने चाहिए? डाइट को लेके मैं थोड़ा डायनेमिक लेवल पे बोलना चाहूँगा कि डाइट का भी हमको ये समझना चाहिए कि डाइट एक्चुअल क्या है, डाइजेशन वाली चीज़ें हैं। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हमको इस चीज़ को लेके प्रिपेयर होना चाहिए कि जो भी चीज़ हमारे साथ होती है उसको हम डाइजेस्ट कर सकें। डाइजेस्ट इन द सेंस कि साइकोलॉजिकल लेवल पे उस चीज़ को एडॉप्ट कर सकें। अगर वो हम एडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम फिज़िकली अगर कुछ भी लेंगे तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार नहीं मिलेगा जितना हमको चाहिए। लाइक अगर स्ट्रेस वाली कंडीशन बहुत बार होती है तो हमारा एपेटाइट लेवल बहुत लो हो जाता है या बहुत कम रहता है, भूख ही बहुत कम होती है। वहीं अगर मान लो हम बहुत ज़्यादा हेवी डाइट में भी जाते हैं तो भी हमारे लिए चीज़ें नुकसानदायक होती है। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर डाइट इन चीज़ों के लेके डिसाइडेड नहीं है कि आप यही फॉलो करें या वो चीज़ करें। रेगुलर जो बच्चे को पसंद है आप वो दे सकते हैं, पर किसी भी चीज़ का एक्सेसिव उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है, चाहे वो स्वीट हो, चाहे साल्ट हो, चाहे स्पाइसी हो। ये डिपेंड पेरेंट्स को हमेशा ये चीज़ें हमेशा बच्चे के साथ समझना चाहिए कि उसको क्या पसंद है और वो उसकी डाइट में लेके आना पड़े। ऑब्वियस है बाहर की चीज़ें नहीं देना है, कम से कम देना है, क्योंकि बाहर का कुछ गलत-सलत खाने में आया तो इन बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और जल्दी ही ये उस चीज़ से प्रभावित हो जाते हैं। और रही बात ट्रीटमेंट का जो टाइम स्पैम है उसकी, तो ये बताएँ कि कितने महीने तक कम से कम ट्रीटमेंट चल सकता है और कितने साल तक ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रीटमेंट को फ़ॉलो किया जा सकता है अगर बच्चा ठीक हो रहा है तो?
मैं इस चीज़ को एक केस के थ्रू बताना चाहूँगा। मेरे पास एक केस था पेरावेंट्रिकल लुकोमलेशिया। ये एक तरह की बर्थ इंजरी होती है बच्चे में और उस बच्चे को प्रॉब्लम ये थी कि उसको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम थी। उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, कुछ बोल नहीं पाता था और ना चल पाता था। और उस बच्चे को मुझे देखते 1.5 साल हो गए हैं। आज वो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बात करता है, नॉर्मल बिहेव करता है। आप कैसे भी बात कर सकते हो, अच्छे से वो चीज़ को लेके रिएक्शन देता है। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बच्चे की परेशानी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने समय से वो सफ़र कर रहा है और सबसे ज़्यादा मुख्य रोल है ऐज। अगर 10 साल से कम ऐज है बच्चे की तो उसमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिलती है और 10 साल के बाद स्लो रहती है, काफ़ी स्लो रहती है। तो 10 साल के बाद बच्चे माता पिता लेकर आए तो यह बीमारी ही 10 साल के बाद डायग्नोस होती है, कैसा क्या रहता है? यूजुअली इस तरह की बीमारी 1 साल 2 साल के बच्चों में डायग्नोस हो जाती है। देखने को मिल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को सही डायरेक्शन नहीं मिलता है। बहुत बार उनको मिलता है कि यहाँ ट्रीटमेंट करा लें, वहाँ ट्रीटमेंट करा लें, यहाँ दिखा लें। तो वो मल्टीपल डॉक्टर चेंज करने के कारण भी उनके लिए परेशानी बनती है। फिर जो ग्रोथ बच्चे को होना चाहिए उसी ग्रोथ नहीं मिलती है। अगर मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि अगर बच्चे की एज 10 साल से कम है तो वहाँ मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं और बहुत गहरा अनुभव मिला है कि बच्चे अच्छे और जल्दी से ठीक होते हैं। एक बहुत सुंदर इनिशिएटिव डॉक्टर साहब आपने शुरू किया है, डॉक्टर कमल दुबे वेलफेयर एसोसिएशन। इसका विजन क्या है और इसकी नींव कैसे पड़ी, इसकी शुरुआत कैसे हुई? कमल दुबे मेरे चाचा थे, वो मेरे गुरु ही नहीं मेरे भगवान भी थे और वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और हमारे क्षेत्र में आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है क्योंकि उनका ट्रीटमेंट का पार्ट सिर्फ़ दवाई देना ही नहीं, उनका हमेशा मोटिव रहा है कि दिल दिल से पेशेंट खुश होना चाहिए। अगर वो खुश नहीं हुआ, तो जो मेडिकेशन आप दे भी रहे हैं, उसका भी इतना पॉज़िटिवली इम्पैक्ट नहीं मिलेगा। तो कहीं न कहीं हमने उनकी एनर्जी को आगे बढ़ाने के लिए मैंने और मेरे ब्रदर मोहित दुबे ने हमने इसकी शुरुआत करी, डॉक्टर कमल दुबे वेलफेयर एसोसिएशन की। और एक चीज़ ये भी देखिए कि आपके क्षेत्र में जहाँ आपका अस्पताल सिचुएटेड है, चूँकि मेरा भी आपके साथ एक लंबा तारुफ रहा है, लोग आज भी डॉक्टर कमल दुबे का नाम लेते हैं बड़े सम्मान के साथ। और डॉक्टर कमल दुबे जो आज उनके अ, अलग एक जगत में है, अलग दुनिया में है, वहाँ से भी आशीर्वाद स्वरूप कहीं न कहीं आपके उस अस्पताल पर अपना जो आशीर्वाद है वो बनाए रखे हुए हैं। मैं देखता हूँ कि लोग ढूँढते हुए आते हैं, उनका नाम पुकारते हुए आते हैं और आप लोगों से मिलते हैं और उतना ही खुश होते हैं जितना उनसे मिलकर उस समय हुआ करते होंगे या जी। उनकी उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनी होगी। तो कितना ज़्यादा एक अलग एक्सपीरियंस आपको ये लगता है और कहीं न कहीं जो सोल कनेक्शन की आपने बात की थी, आप चूँकि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों में भी बिलीव करते हैं, तो आज भी जब लोग उनके नाम से उस पूरे एरिया में आपको एक पहचान के रूप में देखते हैं, तो कैसा महसूस होता है? एक्चुअल मैं ये मेरे विचार है कि मेरे चाचा आज भी वहाँ गए नहीं, वो डायनामिक लेवल पे आज भी वहाँ उपस्थित है। अप्रत्यक्ष रूप से वो कहीं न कहीं उनकी पॉज़िटिव एनर्जी आज भी वहाँ पर फैलाए हुए हैं। ये चीज़ें मुझे जब भी हमेशा देखने को मिलती है, जब कभी कोई सीपी बच्चा पहला कदम उठाता है, चलाता है या कोई साइलेंट बच्चा बोलने लगाता है या कभी कोई माँ रोते हुए कहती है कि सर आज कुछ होप दिखा है, कुछ नया डेवलपमेंट दिखा है, तब मुझे प्रूफ़ की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगने लग जाता है कि हाँ, मेरे चाचा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है और डायरेक्शन वही उस तरफ ही जा रही है। इसलिए डेवलपमेंट बच्चों में भी देखने को मिलता है। बिल्कुल। कई बार हम चूँकि जब आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं, तो हमें इस तरह के इंट्यूशंस अंदर से ही आने लगते हैं, जैसा कि आपने मुझे ज़िक्र किया। इसे ही न्यूरोसाइंस में लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, जिसके थ्रू आकर्षण का सिद्धांत कि हम जैसा सोचते हैं, वैसे रिज़ल्ट हम अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं। मैं चूँकि उसके इर्द-गिर्द ज़्यादा वीडियोज़ बनाता हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि 5 तरह के आदमी की एक ज़िंदगी है, जिसमें पहली उसकी ज़िंदगी है उसकी हेल्दी लाइफ़, दूसरी उसकी ज़िंदगी है उसकी फाइनेंशियल लाइफ़, तीसरी उसकी ज़िंदगी है उसकी करियर और ग्रोथ वाली लाइफ़, चौथी उसकी रिलेशनशिप की लाइफ़ और पाँचवीं है उसकी स्पिरिचुअल लाइफ़। तो इन पाँचों ज़िंदगियों के बीच में अगर हमारा बैलेंस बराबर है, तब तो सब कुछ ठीक है। जहाँ किसी भी एक पहलू पे हम कमज़ोर पड़ते हैं, वहाँ ज़िंदगी में तकलीफ़ें आना शुरू होती हैं। इन पाँचों एस्पेक्ट में से जो स्पिरिचुअल लाइफ़ है हमारी, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट आप मानते हैं? और किसी व्यक्ति की ज़िंदगी में स्पिरिचुअल हो जाने से किस-किस तरह की चुनौतियों से वो पार हो सकता है? मैं आपका एक्सपीरियंस इस पे जानना चाहूँगा। मैंने ये अनुभव किया है कि स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके विचारों में वो पावर, वो एनर्जी, वो डायनामिक एनर्जी होनी चाहिए।
विचारों को समझने का मतलब उसको इतना समझना है कि हम किसी के लिए गलत ना सोचें, ना हमारे लिए ना दूसरों के लिए। तो वो जो डायनामिक एनर्जी है वो आपको रिटर्न मिलती है, हमेशा मिलती है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो डेफ़िनेटली हम जो सोचते हैं वो हमको मिलता ही मिलता है। जो हम पॉज़िटिवली सोचेंगे वो हमको पॉज़िटिवली मिलता है, जो नेगेटिवली हम सोचते हैं वो नेगेटिवली मिलता है। क्योंकि जो हमारी सोल है वो यूनिवर्स से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन हमेशा बना का बना रहता है। बस ये हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए यूनिवर्स से। जो हम चाहते हैं, वो हमको देखने को मिलता है। इसमें सर, चूँकि आप डॉक्टर हैं, आप लगातार कई लोगों से मिलते हैं और आपका अपना एक अलग भी विज़न होगा। मैं सबसे ये पूछता हूँ हमेशा कि नेगेटिव थॉट पैटर्न्स जो होते हैं हमारे दिमाग के, क्योंकि जाने-अनजाने में दिन भर में हम कितने ही नेगेटिव विचार सुनते हैं और उसका असर हमारे सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे हमारे दिमाग को भुगतना पड़ता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को किस तरह से दूर किया जाए? सबसे पहली चीज़ें तो यही है कि अपने रेगुलर एक्टिविटी में पर्सन व्यस्त रहे और तो उसको नेगेटिव थॉट प्रोसेस बहुत कम आएगी। सेकंड थॉट प्रोसेस अगर नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि उसको ये ध्यान रहे कि ये मेरे शरीर को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे बहुत बार एक्सेसिव एंगर वाले पर्सन होते हैं, तो इस थॉट प्रोसेस का ब्रेन के सर्कुलेशन के ऊपर जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है। ये इम्पैक्ट सीधे हमारे इंटेस्टाइन को पड़ता है। तो बहुत बार जो एक्सेसिव एंगर वाले पर्सन होते हैं, उनमें जीआईटी ट्रबल होना, इस तरह के ट्रबल होना, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। तो थॉट प्रोसेस को बैलेंस करना, ये समझते रहना कि भैया ये चीज़ मैं ज़्यादा करूँगा तो मुझे नुकसान होगा, ये समझते रहने में परेशानियाँ रिज़ॉल्व हो जाती है। एक चीज़ है, चूँकि आपका करियर और आपको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। लगभग 2 दशक आपको अपनी प्रैक्टिस करते हुए हैं और जिस जगह पर आपका अस्पताल है इंदौर में, मैं खुद ज़िक्र करना चाहूँगा हमारी ऑडियंस से उसके बारे में कि आज से लगभग 20 साल पहले इंदौर में एक एरिया है जिसे नेमावर रोड कहते हैं और वहाँ पर असरावत बुज़ुर्ग करके एक जगह है। वहाँ पर एक बहुत छोटा-सा क्लिनिक जो है वो डॉक्टर कमल दुबे जी का हुआ करता था जी, और उस छोटे से क्लिनिक से शुरुआत करके वहाँ पास में सबसे पहले आपका एक छोटा-सा मेडिकल था हुँ, और आपने अपनी प्रैक्टिस की, अपना कोर्स कंप्लीट किया, पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर कमल दुबे के ही मार्गदर्शन में आपकी प्रैक्टिस शुरू हुई और फिर जब वो नहीं रहे उसके बाद लोगों का ट्रीटमेंट करना आपने शुरू किया। एक बड़ा लंबा समय, एक बड़ा स्ट्रगल का दौर रहा और हर किसी की ज़िंदगी में स्ट्रगल आता है। आप उनमें से एक हैं। कई बार स्ट्रगल में लोग टूट जाते हैं, कई बार लोग बन के निकलते हैं। जो इंसान स्ट्रगल से बनता है, वो समाज को फिर दिखता भी अलग नज़रिए से है और उसको देखा भी अलग नज़रिए से जाता है। जी। तो स्ट्रगल को फेस कैसे किया जाए और जब भी बुरा दौर आता है, तो कैसे उस दौर से बाहर हम निकल सकते हैं, गुज़र सकते हैं? मैं आपकी कहानी के ज़रिए तमाम सारे दर्शकों के लिए ये जानना चाहूँगा। स्ट्रगल का दौर वाक़ई में क बहुत जटिल होता है, पर इससे निकलने के लिए हमेशा कभी भी होप नहीं खोनी चाहिए। हमें हमारे प्रयास करते रहना चाहिए और सबसे ज़्यादा इस चीज़ से कॉन्फिडेंटली बाहर आने के लिए कहीं न कहीं फैमिली, परिवार बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके रिस्पॉन्सिबल होता है। बहुत बार अगर मेरे कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस डाउन होते हैं, तो मेरे ब्रदर हमेशा डॉक्टर मोहित हमेशा बोलते बोले, "दादा टेंशन ना लो, वी आर बोथ सो हम इस चीज़ को कर ले जाएँगे।" तो कहीं न कहीं एक-दूसरे की हिम्मत पे ये चीज़ें हो जाती है। तो या तो बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए आपकी लाइफ में, जैसे मेरा दोस्त है आकाश, तो आपके दोस्त, आपके भाई, ये लोग रहते हैं आपके साथ में तो आपकी एनर्जी दुगनी रहती है। आप उस किसी भी बुरे समय को कैसे भी निकाल ले जाओगे। मतलब मेरा बुरा समय था या हमारे पूरी फैमिली का बुरा समय था, तो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इन दोनों को था कि नहीं ये समय भी निकल जाएगा और हम जानते हैं कि आप कुछ अलग ही अचीव करोगे और बड़ा करोगे। तो उन्हीं की सोच और चाचा के आशीर्वाद से इस समय को हम पार कर पाए। बिल्कुल। क्या जब अचीवमेंट की बात आती है, तो हर डॉक्टर या हर कोई अपने-अपने क्षेत्र का आदमी किसी भी अचीवमेंट को लेके हमेशा बड़ा खुश रहता है, उत्साही रहता है कि यार मैंने आज ये चीज़ हासिल की है। आज लगभग 2 दशक से ज़्यादा समय आपको अपनी प्रैक्टिस करते हुआ है। हज़ारों लोगों को अलग-अलग बीमारियों में आपने राहत दिलाई है और ख़ासकर इस तरह के केसेज़ जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, स्पेशल चाइल्ड वाली बातें, इसमें आपकी एक अलग महारत हासिल है। सैटिस्फैक्शन जो है, क्या वो अब डॉक्टर दुबे को है या अभी भी लगता है कि बहुत कुछ कर पाना बाकी है? बहुत सारा आकाश है, मैंने तो बहुत छोटा-सा ही हिस्सा कवर किया है। आगे क्या और अलग आपने अपने लिए गोल सेट किया हुआ है? मैंने इसको लेके सोचा हुआ है, एनजीओ का स्टार्ट करने का मेरा मोटिव ही यही है कि मैं इस चीज़ को और आगे तक फैला सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को इस चीज़ को लेके शिक्षित कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस चीज़ से बाहर ला सकूं।
और मेरे एनजीओ का हमेशा मोटिव ये रहेगा कि इस तकलीफ से बाहर लाने के बाद उन बच्चों को सेल्फ डिपेंड भी किया जाए। बहुत सारे जो बच्चे ऐसे जो इतने लंबे समय तक ऑटिज़्म में नहीं रहे या इनको बोले कि माइल्ड ऑटिज़्म है, ये बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए परेशानी होती है कि ये दूसरे बच्चों की एज से थोड़ा पीछे तो रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मेरा एनजीओ सपोर्ट करेगा, उनको कहीं न कहीं हेल्पफुल होगा, एक जॉब प्रोवाइड करेगा कि नाउ यू आर एबल टू मैनेज दिस थिंग या तो उसी चीज़ को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ ताकि ऐसे बच्चे खुद का काम कर सकें और ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड ना रहे। ये सिर्फ़ बच्चों को ठीक करना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बच्चों को सेल्फ डिपेंड करना भी मेरा एक उद्देश्य है। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी फ़िल्में इस तरह के विषय को लेके बनी हैं, ख़ासकर भी हाल ही में आज से 1 डेढ़ साल पहले आई थी आमिर खान की फ़िल्म सितारे ज़मीन पर, जिसमें इस तरह के बच्चों को लेकर एक बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चुना गया। इस तरह के बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएँ, उसके लिए इस तरह के साहित्य का, फ़िल्मों का कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं, जो और ज़्यादा जागरूक करेगी समाज को? इस चीज़ का बहुत ज़रूरी है कि ये इसका प्रचार-प्रसार होना चाहिए, इस चीज़ों को समझना चाहिए और समझाना भी चाहिए। अगर इस तरह की मूवीज़ और आगे आती है तो बहुत नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आने लगता है कि ये बीमारियाँ एक्चुअल क्या होती है। क्योंकि ये बीमारियाँ अभी-अभी देखने को मिली है, तो बहुत सारे पर्सन हैं या नॉर्मल पर्सन है, वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं कि ये किस लेवल की बीमारियाँ हैं और बीमारी ना बोले तो ये किस तरह की डेवलपमेंट अरेस्टेड है। तो अगर इस तरह की मूवियाँ आती है भविष्य में, तो ब पेरेंट्स को भी समझने में सहूलियत होगी और नॉर्मल पर्सन को भी समझ में आने लगेगा कि हमको कैसे इन बच्चों के साथ बिहेव करना है और समाज में इनकी क्या हेल्प करनी है। डॉक्टर साहब, एक केस का ज़िक्र आपने भी किया था, एक बच्ची का केस आपने बताया मुझे। हुँ। लेकिन मैं यहाँ पर और आपसे 1 या 2 केस के बारे में जानना चाहूँगा, जिस केस में या तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए, आपको लगा कि शायद आप कहीं न कहीं जाकर रुक रही हैं चीज़ें और काम नहीं कर पा रही, या कोई ऐसा केस जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से पूरा हील किया और आज वो बच्चे जो हैं, अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पर एक अच्छी स्थिति में, चाहे वो कॉलेज जा रहे हों, चाहे वो शादी कर चुके हों या करियर बना चुके हों। मैं आपसे कुछ इस तरह के 1 या 2 केसेस के बारे में जानना चाहूँगा। एक केस मेरे पास आया था 7 साल की बच्ची और वो बच्ची सेरेब्रल पाल्सी से सफ़र कर रही थी। वो बच्ची उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट करी थी उसको, कहीं दूसरे रिलेशन में थे वो तब लेके आए थे। तो उस बच्ची को सबसे पहले मेरे पास लेके आए थे कि बोले सर इसको फ़ीवर-वीवर हो रहा है, फ़ीवर के लिए देखो। तो जब मैंने देखा तो वो प्रॉपर बैठना नहीं, सिटिंग नहीं, कुछ नहीं। तो मैंने उनको बोला कि यार ये बच्ची तो सेरेब्रल पाल्सी से परेशान है। तो बोले हाँ सर हम इसका ट्रीटमेंट काफ़ी करा चुके हैं, पर हमको इस चीज़ में कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कुछ कोशिशें करता हूँ और ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। उसका 1 साल तक ट्रीटमेंट चला और 1 साल के ट्रीटमेंट में उस बच्चे को इतना बेनिफिट है कि आज वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है, बोलती है, समझती है और इवन अभी स्कूल भी जाती है। आज उसकी एज 8 साल की है। एक बच्चे को मेरे पास लेके आए, रतलाम से लेके आए। उस बच्चे को किसी डॉक्टर ने ही मतलब उनको भेजा कि बोले आप जाओ। वो डॉक्टर भी मेरे परिचित में हैं। उन्होंने मेरे केसेस देखे थे तो उन्होंने कॉन्फिडेंटली बोला कि आप सर को दिखाइए। उस बच्चे को लेके आए तो सारा सब सर्च करने के बाद पता चला कि उसकी एमआरआई रिपोर्ट में ब्रेन लेवल की इंजरी है। उसको पूरा केस चूँकि हम सबसे पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की पूरी केस केस हिस्ट्री लेने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट 3 मंथ में ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, अगले 3 मंथ में फिजियोलॉजी और उसके बाद प्रॉपर फिजियोलॉजी बच्चे में देखने को मिलती है। तो उसके ब्रेन डिफेक्ट थे तो मैंने सबसे पहले उन उस केस में ये पूछा कि ये आपका पहला बच्चा है या दूसरा? तो उन्होंने मुझे रिप्लाई करा कि सर ये मेरा दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा मेरी लड़की है। तो हमारे ज़्यादातर हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि अगर हमारा बेटा नहीं हुआ तो हमारा जो वंश है मुक्ति उसको है आगे का। वो हाँ, नहीं मिलेगी, बिल्कुल। साल्वेशन नहीं मिलेगा। राइट, राइट, राइट। वंश हमारा आगे नहीं बढ़ेगा, साल्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब हम जो भी करते हैं वो चीज़ें हमें साल्वेशन के अनुसार ही मिलती। तो ठीक है, बट ये जब कभी इस तरह की थॉट प्रोसेस लॉन्ग टाइम तक अगर मान लो ब्रेन में रह जाती है, तो उसमें डेवलपमेंट अरेस्टेड के सिम्पटम्स दिखते हैं। इसमें भी यही देखने को मिला। तो मैंने उससे पूछा कि क्या आप बार-बार यही सोचते थे कि आपको लड़का चाहिए या लड़का नहीं हुआ तो? तो उनका रिप्लाई था कि बोले कि सर एक्चुअल मेरी ननंद के यहाँ पे भी डिलीवरी थी और उनके यहाँ अगर मान लो लड़का हो जाता और मेरे यहाँ लड़का नहीं होता, क्योंकि मेरे यहाँ पहले से ही लड़की है।
तो शायद मेरा फैमिली में रहना ही दुश्वार हो जाता। तो सर ये थॉट प्रोसेस मुझे लॉन्ग टाइम तक रही और इस परेशानी को लेके मैं चली। उस थॉट प्रोसेस और बच्चे के नेचर को मैच करके हमने कुछ रेमेडी प्रिस्क्राइब करी और आज ये डेवलपमेंट है उस बच्चे में कि वो नॉर्मल बात करता है, नॉर्मल बिहेव करता है। इवन उसका वीडियो भी हमने हमारा एक होपराइज पेज है फेसबुक पर, उस पे हमने शेयर किया हुआ है और आज बच्चे की दवाइयाँ भी बंद है। उस बच्चे को दवाई देते-देते मुझे 2 साल हो गए, पर उसमें टोटल नॉर्मल हो गया। वो बच्चा आज स्कूल जाता है, पढ़ता है, समझता है, बोलता है, सब सारी एक्टिविटी करता है। डॉक्टर साहब, ये जो ट्रीटमेंट आप करते हैं, चूँकि आप मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं, यूँ तो आपको अलग-अलग सेमिनार में जाने का मौका मिलता है, कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं और शायद देश के दूसरे शहरों में भी आप अपना कंसल्टेशन देते ही हैं। लेकिन जब लोग आपसे जुड़ते हैं तो क्या फ़िज़िकल ही वो आपके सेंटर पे आके आपसे जुड़ सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन जैसा भी कुछ एक आपने शुरू किया है? ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए भी मुझसे पेरेंट्स बहुत सारे जुड़े हैं। कहीं दिल्ली से भी मुझे कुछ पेरेंट्स जो जुड़े हुए हैं, कहीं मुंबई से कुछ पेरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं, जो फिज़िकली बहुत बार उपस्थित नहीं हो पाते, तो फ़ोन पे भी बहुत सारे केसेस हमने बहुत अच्छे से डील किए हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है हमें कि अगर बच्चे को देखने की ज़रूरत होती है, तो हमको फिज़िकली बुलाते हैं, बाकी मोस्ट ऑफ दी ऑनलाइन भी चीज़ों में ट्रीटमेंट हमको देखने को पॉज़िटिवली मिलते हैं। बिल्कुल। वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके जवाब जो है हमें मिले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस पॉडकास्ट को जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे या जहाँ से भी हमारे व्यूवर्स देख रहे होंगे, उनकी भी बहुत सारी जिज्ञासाएँ शांत हो ही गई होंगी। लेकिन फिर भी क्या ऐसी सावधानियाँ हैं, क्या ऐसे डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो शायद इस तरह के केस अगर आपके घर में है तो आपको नहीं करने चाहिए? और ख़ासकर पेरेंट्स जो हैं, वो किन बातों का ध्यान रखें? क्योंकि पेरेंट्स वो एकमात्र ज़रिया है जो बच्चे से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करता है। तो वो किन ख़ास बातों का ध्यान रखें? मैं चाहूँगा कि चलते-चलते आप ये भी बताएँ। मोस्ट ऑफ दी तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर का। वो मेंटल पीस ही बच्चे के डेवलपमेंट का प्राइमरी लेवल है और ये हमेशा हर फैमिली में ध्यान रखना चाहिए कि मदर को किसी भी लेवल का कोई भी बड़ा शॉक या इंजरी ना हो। अगर शॉक इंजरी अगर हमको देखने को मिलती है, तो परेशानी हमेशा बच्चों में देखने को मिलती है। बहुत सारी मदर्स हैं जो प्राइमरी ग्रेविडा या जिसको बोलते हैं फर्स्ट बार प्रेगनेंसी, तो उनमें भी एक डर का बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगी, क्या लगेगा, क्या चीज़ें होगी और कैसे क्या करूँगी, मैं इतनी कैपेबल हूँ क्या कि डिलीवरी कर पाऊँगी या उस लेवल पे। तो मैं सबसे पहले मदर को ये बोलना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल लेवल पे इन चीज़ों को हावी होने ना दें, किसी भी डर को, किसी भी इमोशन को हावी ना होने दें। ये चीज़ें अगर नहीं हुई तो बच्चों में डेवलपमेंट आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और बाकी बेसिक जो हर बच्चों के साथ होता है, खाना, रहना से सब कुछ सेम रहेगा। ऐसा नॉर्मल बच्चों की तरह कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। बस थॉट प्रोसेस को हमको पॉज़िटिव रखना है, तो चीज़ें हमेशा हमारे लिए पॉज़िटिव होगी। समाज में इस तरह के जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं, शादी-ब्याह या तमाम सारे आयोजनों में शामिल होते हैं, तब भी इन बच्चों को भी एक सामान्य बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाए। कहीं न कहीं मेरा मानना है कि माता-पिता उनकी प्रेज़ेंस जो है, वो इस तरह के आयोजन में अगर और बढ़ाएँ, तो मुझे लगता है कि शायद बच्चा और लोगों के बराबर खुद को मान पाएगा और कहीं न कहीं उसका डेवलपमेंट जो है तेज़ी से बढ़ पाएगा। क्या आप भी इस बात से ताल्लुक़ रखते हैं? मैंने बहुत सारे मेरे केसेस में इसे देखा है कि जब बच्चे ट्रीटमेंट के बाद सामान्य लगते हैं, तो वो सीखने की कोशिश करते हैं। तो उनका सीखना ज़रूरी नहीं कि वो घर में बैठ के आप सिखा सको। उनका सीखना बहुत बार जो बाहर सोशल एक्टिविटी है, उनसे भी सीखना होता है। जितना वो बाहर सोशल एक्टिविटी को सीखेंगे, समझेंगे, उसमें उनके लिए बेनिफिशियल बहुत रहेगा। मैं मानता हूँ कि शुरुआत के कुछ समय में तकलीफ़ें आती हैं पेरेंट्स को, इस चीज़ को मैनेज करने में, पर जैसे-जैसे बच्चा उस चीज़ को सीखता जाता है, तो ये चीज़ें नॉर्मल एक्टिविटी में भी देखने को मिलती हैं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे देखे हैं जो उनके पेरेंट्स को कहीं जाने नहीं देते थे या कहीं बच्चे पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं, मान लो कहीं घूमने, तो बहुत रोना या जब भी उनका प्लेस चेंज होता, तो उनके लिए परेशानी बहुत बनती। तो वो बच्चे भी अब बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट कि पेरेंट्स को इतनी तकलीफ़ें नहीं उठानी पड़ती हैं और सब चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अगर बच्चे डेवलप कर रहे हैं, समझ उनकी इंक्रीज़ हो रही है, तो आप बाकायदा उनको नॉर्मल और सोशल एक्टिविटी में लेके जाइए। बिल्कुल।
और डॉक्टर साहब आज जो आपकी मेरी चर्चा हुई है मतलब यकीन मानिएगा बहुत सारी चीज़ें ऐसी रही जो मेरे लिए भी नई थी और मैंने पहली बार सुनी, क्योंकि आमतौर पर होता क्या है कि हम जब भी ऐसे बच्चों को देखते भी हैं समाज में तो हम सतही तौर पर उनको डायग्नोस कर पाते हैं, हम अपनी सिंपैथी उनके साथ जता सकते हैं, लेकिन वो किस फेज़ से गुजर रहे हैं, क्या दर्द उनकी ज़िंदगी में और उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी में होगा, निश्चित रूप से बहुत कम लोग हैं जो शायद उससे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये थे डॉक्टर दीपक दुबे, डायरेक्टर दुबे हॉस्पिटल इंदौर। और कहीं ना कहीं इस तरह के बच्चे जो समाज का हिस्सा होते हुए भी समाज से दरकिनार कर दिए जाते हैं, समाज की मुख्य धारा का भाग नहीं माने जाते हैं और अपने डेवलपमेंटल डिले के चलते कई सारी तकलीफ़ों का सामना करते हैं, कई सारी परेशानियों का सामना करते हैं। और न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता और अन्य परिजन भी उस तरह की चीज़ों से गुजरते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो हमारी सार्थक चर्चा हुई है, आज का ये जो पॉडकास्ट है, ये आपके उन तमाम सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करेगा। अगर आपके घर में या आपके आसपास कोई इस तरह का केस है, इस तरह के बच्चे हैं जिनके लिए ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, तो आप इस पॉडकास्ट को उन तक भेजकर हमारी सहायता कर सकते हैं और उस बच्चे की ज़िंदगी को सामान्य बनाने में एक छोटी सी भूमिका अपनी भी निभा सकते हैं। समाज कई सारे लोगों से मिलकर बनता है। जब सब लोग मिलकर धीरे धीरे अपना अपना रोल समाज में अदा करते हैं, तब हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाते हैं। डॉक्टर कमल दुबे वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए डॉक्टर दीपक दुबे की यही कोशिश है कि इस तरह के स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं वो न सिर्फ अपनी सामान्य ज़िंदगी को शुरू करें, बल्कि अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में और ज़िंदगी के अन्य पहलुओं पर भी वो उसी तरह खरे उतरें जिस तरह से एक सामान्य व्यक्ति उतरता है। हम सम्मान करते हैं उनके हौसले का और कहीं ना कहीं उनके जो प्रयास हैं निश्चित रूप से इस दुनिया को बदलने के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, ऐसा हमारा मानना है। उनके करियर के लिए हमारी शुभकामनाएं। डॉक्टर साहब, आप आज इस पॉडकास्ट में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और चाहूँगा कि जब जब इस तरह के मुद्दों की बात आए तो आप अपना समय निकाल कर ज़रूर हमारे साथ शामिल हों और हम आपके इन विचारों को दुनिया भर में जहाँ तक हमारी ऑडियंस है या जहाँ तक हम पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। आज आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।